नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वेव क्या होता है, वेव कितने प्रकार का होता है, वेव और साउंड में क्या रिलेशन है तथा साउंड क्या है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा काज ऑफ साउंड। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है या ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या है ये हम जान चुके हैं। आज हमको पढ़ना है कि ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है। तो ध्वनि के उत्पन्न होने का मेन कारण है कंपन। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन। काज ऑफ साउंड। काज ऑफ साउंड। Sound is produced due to vibration. Sound is produced due to vibration, या फिर हम कह सकते हैं कि विदाउट वाइब्रेशन sound cannot be produced. Sound is produced due to vibration. Without vibration sound cannot be produced. कहने का मतलब ये है कि साउंड बिना वाइब्रेशन के उत्पन्न नहीं होती है, या ध्वनि बिना कंपन के उत्पन्न नहीं होती है। वाइब्रेशन का मतलब कंपन होता है, साउंड का मतलब ध्वनि है। तो साउंड किसके कारण उत्पन्न होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। तो साउंड किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर होगा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ही मेन रीजन है साउंड को प्रोड्यूस करने का। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बिना वाइब्रेशन के, बिना कंपन के साउंड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि साउंड वाइब्रेशन पर ही डिपेंड करता है। वाइब्रेशन होगा तभी साउंड उत्पन्न होगा। इसका एग्जाम्पल हम ये हर कहीं पर भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे कंठ में वोकल कॉर्ड, अगर आप हाथ रख कर बोलते हो तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से भी अंदर क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन हो रहा है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन क्या है? अगर हम बात करें वाइब्रेशन, टर्म वाइब्रेशन की, तो वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल or body about a fixed axis। अगर हम बात करें कि वाइब्रेशन होता क्या है, तो वाइब्रेशन इज ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बॉडी है, सपोज दैट ये कोई एक बॉडी है जो कि नीचे से बॉटम पर फिक्स है। अगर हम इस पर एक फोर्स लगाकर इसको बेंड करके ऐसे छोड़ दें, बेंड करेंगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा। अगर इस तरीके से इसको यहाँ से रिलीज किया जाए, फोर्स लगा करके इसको बेंड किया जाए और बेंड करने के बाद इसको छोड़ दिया जाए, तो ये क्या होगा? इधर आया है, थोड़ी देर बाद ये इधर की ओर शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इधर। ये हमारा क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एक्सिस। और इसके इधर उधर का जो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन मतलब इधर उधर का मोशन, किसी एक फिक्स एक्सिस के, किसी एक स्थिर अक्ष के इधर उधर का जो मोशन कहलाता है, उसी को ही क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन को सिंपली हम बोल सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ट्रांसवर्स वेव क्या है? मैकेनिकल वेव in which
in which direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of wave. Mechanical wave in which direction of vibration of particle is perpendicular is also known as transverse to the direction of wave. कहने का मतलब ये है कि ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो देखते हैं इसको। एक वेव है जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, इसका वेव डायरेक्शन हो गया। लेकिन जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल अपनी ही जगह पे अप डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल एक बार अपवर्ड जाता है और एक बार डाउनवर्ड आता है। तो कहने का मतलब पार्टिकल अप डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये रहा वेव डायरेक्शन, ये रहा पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कितना बनाएंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन, ये रहा फिक्स्ड एक्सिस। इसी को हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एक्सिस। इसी के टू एंड फ्रो मोशन, अप डाउन, ये जो मोशन हो रहा है इस एक्सिस के इधर और फिर इधर, ऊपर नीचे, ये जो मोशन हो रहा है इसी को टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन का डायरेक्शन क्या है, अप डाउन। लेकिन वेव डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। वेव यहाँ से यहाँ तक जा रही है और पार्टिकल अप डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम परपेंडिकुलर या ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस वेव का नाम भी है क्या, ट्रांसवर्स वेव। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। जरा सा इसको हम समझते हैं कि वाटर में ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन कैसे होता है। ठीक है, वाटर में हमने देखा है कि वाटर सरफेस पे ऊपर जब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कहने का मतलब कोई पत्थर वगैरह गिरता है, तो होता क्या है कि उसमें वेव जनरेट होती हैं और वो वेव किनारे तक ट्रेवल करते हुए जाती हैं। तो जरा समझते हैं कि वाटर में किस तरीके से ये वेव का प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, और इस वेव में इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रो। ठीक है, उठे हुए पार्ट को जो नॉर्मल एक्सिस या फिक्स्ड एक्सिस से ऊपर उठता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो नीचे जाता है उसको ट्रो बोलते हैं। ठीक है, जरा सा हम देखते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन वाटर। ठीक है, जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, सपोज दैट ये क्या है, स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब अभी इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई वेव जनरेट नहीं है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है अपने। ठीक है, जैसे ही सपोज दैट यहाँ पर कोई एक कंकड़ आकर के गिरता है, कोई एक पत्थर आकर के गिरता है, तो यहाँ पर भी तो वाटर पार्टिकल होंगे। ऐसे ही क्या होंगे, वाटर पार्टिकल होंगे। ये सपोज दैट इस पार्टिकल पर गिरेगा, तो इस पार्टिकल पर गिरेगा तो इस पार्टिकल को नीचे की ओर लाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस पबल्स की वजह से, इस स्टोन की वजह से, सपोज दैट ये स्टोन है, ये स्टोन जैसे ही गिरेगा इसकी वजह से ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, जरा सा हम समझ लेते हैं दो फोर्स को जो कि यहाँ पर काम आने वाले हैं, इनको अलग से हम देख लेते हैं। जरा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा।
इसको समझने के लिए जरा सा हम दो फोर्स को अलग से समझ लेते हैं, ठीक है। एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। पहला है कोहेसिव फोर्स और दूसरा है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल्स। कहने का मतलब वाटर ड्रॉपलेट के बीच में भी एक फोर्स वर्क करता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। या कोई भी सब्सटेंस है उसका सेम पार्टिकल्स के बीच में, सेम नेचर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को क्या बोला जाता है? कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वहीं पर अगर फोर्स अप्लाई होता है फोर्स बिटवीन डिसिमिलर पार्टिकल्स, फोर्स बिटवीन डिसिमिलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हाथ को किसी पानी में डुबोते हैं तो डुबोने के बाद जब बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे फिंगर्स पे पानी की बूंदें चिपकी हुई होती हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक ग्लास में पानी लो और उस पानी को फेंक दो बाहर। फेंकने के बाद भी आपको दिखेगा कि ग्लास के चारों तरफ दीवालों पर पानी चिपका होगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो ग्लास है और दूसरा इसमें वाटर है। तो जब आप देखोगे वाटर को फेंकने पर तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसे ही दीवालों पर चिपके होंगे। यहाँ पर पहला पार्टिकल है वाटर, दूसरा है ग्लास का, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर आयरन या स्टील का हो, ठीक है। तो पहला पार्टिकल है वाटर, दूसरा है स्टील पार्टिकल्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है भाई, किसी न किसी फोर्स ने इसको रोक रखा है ना। ऐसे तो है नहीं कि ये खुद से ही रुका हुआ है। अगर ये यहाँ पर रुका हुआ है तो किसी न किसी फोर्स ने रोक रखा है। उस फोर्स का नाम है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। वाटर और वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स, और वाटर और स्टील पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, ठीक है। हम इसका बेस्ट एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि आपने देखा होगा नल में, जैसे ये नल है तो नल में बंद होने के बाद भी एक बूंद पानी लास्ट में लटकता रहता है, यहीं पर हैंग करता रहता है। वो बूंद कभी गिरता नहीं है, लास्ट में एक बूंद पानी चिपका रहता है। वो फोर्स, किस फोर्स ने उसको रोक रखा है? तो आंसर होगा एडहेसिव फोर्स, ठीक है। ये एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स हर जगह लगते रहते हैं, ठीक है। जहाँ पर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कोहेसिव फोर्स से, वहाँ पर सरफेस हमको वेट सरफेस मिलने वाला है, मतलब ऐसा लिक्विड वाटर को भिगोएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया किससे? कोहेसिव फोर्स से, तो हमको वेट सरफेस मिलने वाला है। मतलब जब भी टच करेगा वाटर ड्रॉपलेट्स या कोई भी लिक्विड है, अगर उसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स से तो वो सरफेस को गीला करेगा, ठीक है। अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया एडहेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया एडहेसिव फोर्स से, तो ये क्या करेगा? ड्राई सरफेस देगा, मतलब कभी सरफेस गीला नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि इसका एग्जाम्पल तो हमने देख लिया कि एडहेसिव फोर्स यहाँ पर नल की टोटी में ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा था कोहेसिव फोर्स से, इसलिए वो वेट सरफेस, मतलब ये बूंद नीचे गिर नहीं पाया। कोहेसिव फोर्स, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, आज सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि अरुई के पत्ते को पानी कभी भिगो नहीं पाता। क्यों नहीं भिगो पाता? क्योंकि वाटर और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो हमेशा एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। मतलब वाटर ड्रॉपलेट और उस पत्ते के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा होता है कोहेसिव फोर्स। इसलिए क्या होता है कि वो हमेशा ड्राई सरफेस होता है, वो पत्ता कभी भीगता ही नहीं है, वो हमेशा सूखा रहता है। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जरा सा इसी को हम यहाँ पर यूज करने चल रहे हैं, इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी था। हालांकि अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, हम उसको समझते हैं।
जब ये स्टोन इस वाटर ड्रॉपलेट पर गिरता है तो इसको नीचे की ओर लाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ रहे हैं, सारे वाटर ड्रॉपलेट के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा कोहेसिव फोर्स। अभी हमने पढ़ लिया कोहेसिव फोर्स क्या है, सेम पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। ये भी वाटर ड्रॉपलेट है, ये भी वाटर ड्रॉपलेट है, इसका मतलब दोनों सेम नेचर के हैं। इनके बीच में एक फोर्स वर्क करेगा जिसका नाम होगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इस वाटर ड्रॉपलेट को नीचे की ओर नहीं जाने देगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि कई लोग आपस में हाथ पकड़कर एक लाइन में खड़े हों, सभी लोग ये हाथ आपस में पकड़कर खड़े हुए हैं। अगर कोई इनको धक्का देगा, बीच वाले को धक्का देगा, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों इसको जाने नहीं देंगे और उस धक्के का असर इन दोनों पर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बीच वाले को धक्का दिया जाएगा तो ये इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे, दोनों चूंकि पकड़ के रखे हैं। ठीक उसी तरीके से इस पार्टिकल को ये दोनों पार्टिकल कोहेसिव फोर्स के कारण पकड़ के रखे हैं। जब ये नीचे की ओर आता है तो ये दोनों पार्टिकल इसको ऊपर की ओर लाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये नीचे आएगा क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इसके बीच में और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ये नीचे आएगा तो इनको भी थोड़ा सा नीचे की ओर लेके आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से ये भी थोड़ा नीचे आएंगे। अब जो कि दोनों तरफ से एक फोर्स लग रहा है, ये दोनों इनको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये यहाँ आकर रुकेगा और उसके बाद ये फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, ये तो इनका हो गया मैक्सिमम। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये बैक होंगे और ऊपर आना होगा। इनको आना यहाँ है, लेकिन जब ये मोशन में आएंगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये यहाँ रुक नहीं पाएंगे और इनसे कहीं इस लेवल से फिर ऊपर चले जाएंगे। तो ये यहाँ से सपोज दैट यहाँ आ गए। जिस तरीके से जब ये नीचे जा रहा था तो ये दोनों रोक रहे थे ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेसिव, उसी तरीके से जब ये ऊपर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये दोनों फिर इसको रोकेंगे कि ऊपर नहीं जाने देंगे और फिर इसको अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन तो इनको भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाएगा, अपनी ओर खींच कर ले जाएगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये दोनों इनको रोकने में सफल हो जाएंगे और यहाँ पर इनको रोकेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेंगे। फिर से क्या होगा कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये यहाँ रुक नहीं पाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपनी ही जगह पर इसी तरीके से ये अप डाउन करते रहते हैं। तो पार्टिकल अपनी जगह पर एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन ये करते रहेंगे। एक बार सिचुएशन ऐसी बनेगी, एक बार सिचुएशन ऐसी बनेगी, ठीक है। और उसी तरीके से सेम वेव इनके भी साथ होगा, इनके भी साथ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा, एक बार पार्टिकल ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। जब ये ऊपर होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रेस्ट, और जब ये नीचे होंगे तो इसको बोला जाएगा ट्रो, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये ऊपर ये होगा आपका नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन से ऊपर ठीक है। अनडिस्टर्ब सरफेस इसको भी हम बोल सकते हैं। तो अनडिस्टर्ब सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर उठे हुए हिस्से को क्रेस्ट और नीचे दबे हुए हिस्से को ट्रो बोला जाता है। तो यहाँ से हम एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स travel in the form of crest and trough। ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रो, ठीक है। हमने ये पॉइंट समझ लिया कि ट्रांसवर्स वेव इज अ मैकेनिकल वेव in which direction of vibration of particle is perpendicular to the direction of wave, ठीक है। कहने का मतलब इस बात को ऐसे समझते हैं कि
अभी हमने देखा कि वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वेव आगे की ओर बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेव डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या है, वेव डायरेक्शन। पार्टिकल अप डाउन यहां पर कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन हुआ। इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल देखें तो एंगल बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, या उसी को हम ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव है क्या, ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव इन विच वेव डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि द एंगल बिटवीन वेव डायरेक्शन एंड पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। पार्टिकल अप डाउन मूव करते हैं, वेव आगे की ओर चलती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ मैकेनिकल वेव in which direction of vibration of particle vibration is along the wave direction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा this wave travel in the form of compression and rarefaction। कहने का मतलब सपोज दैट ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अनडिस्टर्ब कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। उस कंडीशन में जब ये अनडिस्टर्ब कंडीशन में है, ठीक है, तो पार्टिकल क्या करते हैं, पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन बैक एंड फोर्थ होता है, ठीक है। पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, पीछे आने को बैक और आगे जाने को क्या बोलेंगे, फोर्थ, ठीक है। तो पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं और वेव का डायरेक्शन भी यही होता है। वेव का जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो ये पार्टिकल्स इसकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर इधर, आगे पीछे, बैक फोर्थ, इस तरीके से ये आगे पीछे चलते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल्स सपोज दैट ये दो पार्टिकल्स ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ठीक है, ये थोड़ी देर बाद ये दोनों पास पास आ जाएंगे। लेकिन उस सिचुएशन में ये पार्टिकल कहीं इधर जा रहा होगा और ये इधर आ रहा होगा, तो कहने का मतलब कहीं कहीं पर दो पार्टिकल बहुत पास पास आ जाएंगे, कई पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, कहीं कहीं पर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अगर हम इनको लाइन में ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से कि कहीं कहीं पर इनके बीच का जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और कहीं कहीं पर क्या होगा कि इनके बीच का गैप बहुत कम होगा। कहने का मतलब इसको, इतने को और इतने को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, कंप्रेशन, और ये क्या है, रेयरफैक्शन,
ठीक है, ये क्या है, रेयरफैक्शन। तो जहाँ पर पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पर पार्टिकल बहुत दूर दूर आ जाते हैं उसको रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्रेस्ट और ट्रो होता था, जहाँ पर पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते थे ट्रांसवर्स वेव में उसको क्रेस्ट, और जहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते थे वो होता था ट्रो। यहाँ पर क्या है कि पार्टिकल जहाँ पर पास पास आते हैं उसको कंप्रेशन, जहाँ पर बहुत दूर हो जाते हैं उनको रेयरफैक्शन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है और पार्टिकल फोर्थ एंड बैक मोशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी बैक एंड फोर्थ। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं द मोशन ऑफ पार्टिकल इज बैक एंड फोर्थ मोशन। The place where particles come together, that place is known as compression, and where the particles are far away, the place is known as rarefaction। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पर कैसे मोशन करेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन। ये वेव किस मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती है, तो ये वेव सभी मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती है। कहने का मतलब दिस वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड in solid, liquid and गैस। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका, तो एग्जाम्पल है साउंड वेव। ठीक है, साउंड इज द बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का ही एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जाम्पल है साउंड। तो आई थिंक आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक और शेयर भी साथ में कर लें। ठीक है, थैंक यू।